हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री फिर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद कल हो सकता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, पिछले क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, डिफरेंट फोटॉन्स, ये भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला केस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स। इसमें दूसरा केस देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू एनी लोअर एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट। इससे पहले वाले केस में डिस्कस किया था लोअर स्टेट से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हायर स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। तब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होते थे वो देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं electron returns to any lower, that means N1 excited state from any higher excited state, क्लियर। तो ये जो है केस 2 है और बहुत आसान है। फॉर्मूला इसका एक है, मैं बता देता हूँ आपको। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन या टोटल डिफरेंट फोटॉन्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, चेंज इन n इंटू चेंज इन n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला मेन फार्मूला है, ठीक है। मेन फार्मूला है और केस 1 हो 2 हो, कोई सा भी केस हो, ठीक है। टोटल इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं एंड टोटल डिफरेंट फोटॉन्स भी इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक दो इस पे इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिटर्न हो गया है 4 से 2 पे, 4 से 2 पे रिटर्न हो गया है, तो आपको क्या बताना है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। एक्साइटेड स्टेट से नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो है ऑर्बिट नंबर 4 से किस पे आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 पे आ रहा है। तब आपको बताना है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। तो देखो, इसमें फॉर्मूला हमारे पास है। तो चेंज इन एन कितना हो जाएगा, चेंज इन एन आपको पता ही होगा। चेंज इन एन जो है n2 माइनस क्या होता है, n1। तो n2 माइनस n1, n2 यहाँ पे कितना है 4, -2 कितना हो जाएगा 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला पुट कर दो। 2 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। जब 4 से किस पे है, 2 पे। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चंस भी और देखते हैं अच्छे लेवल का। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, आपको फाइंड करना है। ये यहाँ पे फाइंड लिख सकते हैं आप लोग, आपको फाइंड करना है, ठीक है। डिफरेंट फोटॉन्स when electron returns to third excited state from eighth excited state। तो देखो, ये क्वेश्चन है, डिफरेंट फोटॉन्स बताना है कब, जब 8वें एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पे आ जाए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे आ जाए इलेक्ट्रॉन। तब आपको बताना है कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल क्या है, चेंज इन n इंटू चेंज इन n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है n1 कितना है, बताइए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये बच्चों से मिस्टेक जानबूझ के कराया जाता है। और भाई डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है, नीट का तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनोगे, घबराओगे तो फिर पता चला कि पैर ही काट दिए, ठीक है। पेशेंट का क्या कर दिए, पैर काट दिए। मैं बोलने से पहले हंस दिया, उसके लिए सॉरी। मान लो डॉक्टर बनने वाले हो, अब प्रॉब्लम है पेट में है, काट रहे हो पैर, मतलब घबरा के कुछ भी कर सकते हो ना। तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा एज ए डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें आपको पेशेंस ही देखा जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट है तो n1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये पहले भी बता चुका हूँ। 8 एक्साइटेड स्टेट है तो n2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला अपने पास है टोटल का, ठीक है। चेंज इन n अब यहाँ पे बता सकते हो, n2 माइनस n1, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब टोटल कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 3। आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। आंसर कितना आ गया 15। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये तो जो फॉर्मूला है ना, मेन फॉर्मूला है, क्या है, मेन फॉर्मूला है।
मैं बता देता हूँ क्यों मेन है। और लोअर से हायर पे आए चाहे हायर से लोअर पे इलेक्ट्रॉन आए, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। इससे पहले वाला जो मैं फॉर्मूला बताया था वो भी अप्लीकेबल है, लेकिन ये भी अप्लीकेबल है, ये मेन फार्मूला है। या तो लोअर से हायर पे आए या हायर से लोअर पे आए, हमारा जो आंसर आने वाला है सेम आने वाला है। तो ये फार्मूला आपको एक तरह से समझिए कि ट्रिक वाला फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। कैसा भी क्वेश्चन इजीली इस फार्मूले से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं बताता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड भी आपको बताई जाती है और ये भी जो ट्रिक वाले मेथड्स हैं वो भी बताई जाती है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है किससे सॉल्व करना चाहते हो। तो देखो अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये जो टॉपिक है आप समझिए कि बोहर मॉडल का समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ लिमिटेशंस वगैरह देखेंगे। अब इसमें लिमिटेशन जो है बोहर मॉडल का 6 है, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं 6 पहले लिख दूंगा बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, बाई मिस्टेक लिख दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने 2 ही डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है इस टॉपिक पे। ठीक है, आज के केस नंबर 2 पे तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, और खासकर देखिए आप लोग अभी मतलब मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आई मीन नीट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाता है। एक आपको ट्रिक बता देते हैं, मिस्टेक इसमें बच्चे करते हैं, जैसे कि ये वाला ऑप्शन चेक कर देंगे, छोड़ देंगे, बोलेंगे अरे यही आंसर हो गया। जहाँ पे ऑल हो या ए एंड बी दिया हो ऑप्शन में, ठीक है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं। फिर से सुन लो एक बार और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी और डी में ऑल दे दिया है, तो हो सकता है कि सारे के सारे सही हो, तो आपको सबको चेक करने होंगे। अगर ऑप्शन में ए एंड बी करेक्ट वाला दे दिया तो आपको पूरे के पूरे ऑप्शन को चेक करने होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, टोटल 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, व्हाट वुड बी n1 एंड n2। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या है, टोटल फार्मूला अभी आपको दिखाया था, चेंज इन n इंटू चेंज इन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 2। अब ठीक है, अब क्या करो, सब ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लो, सब ऑप्शन को क्या कर लो, चेक कर लो। 6 आ जाएगा, इसका मतलब कि सही है। जैसे यहाँ चेंज इन n निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 में से 12 3, 3 गुना 4 है डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अरे चेंज इन पहला केस में चेंज इन n कितना है 3, तो 3 गुना 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें भी चेंज इन n कितना है, चेंज इन n 3 है, तो इसमें भी कितना आएगा, टोटल डिफरेंट वेवलेंथ्स या फोटॉन्स 6 आएंगे। और इसमें भी चेंज इन n कितना है, 3 है, 9 में से 6 गया 3, मतलब तीनों ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। या तो आपको ऐसे लिख के दे सकता है डिफरेंट वेवलेंथ्स, या डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स भी लिख के दे सकता है क्वेश्चन में, या डिफरेंट फोटॉन्स भी दे सकता है क्वेश्चन में। आपको इस तरह के भाषा भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, नीट तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि नीट जो है कलाकारी करेगा। ठीक है, तो हम लोग भी कलाकार हो चुके हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ, कलाकार ही बनना है ना। यहाँ पे अलग अलग भाषा में दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए ओवरऑल। क्वेश्चन में किस तरह का वो भाषा इस्तेमाल कर रहा है, उस हिसाब से भी हम लोग समझ सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, टोटल 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स दिया है, इसका मतलब है कि टोटल 6 डिफरेंट क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन्स है, या टोटल 6 डिफरेंट क्या है, फोटॉन्स है। क्लियर, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब केस एक लास्ट है, 3rd नंबर केस। ठीक है, छोटा सा ही है। तीसरा जो केस है, सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए है, सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है। मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए। इस केस में जैसे लेट अस सपोज हमारे पास 4 लाइन्स है, n1 n2 n3 n4। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके जा रहा है, यहाँ
जंप करके कहाँ चला गया, n=4 पे, ठीक है। n=4 पे चला गया तो रिटर्न आएगा तो कैसे पाथ ले सकता है, रिटर्न 4 से सीधे किस पे आ गया, 1 पे आ गया। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितना हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितने हो सकते हैं बताइए। तो या तो 1 से 4 पे गया, डायरेक्ट 4 से 1 पे आ जाएगा, तो कितने लाइन हो जाएंगे, 1 लाइन। अब मैक्सिमम भाषा पे ध्यान दीजिए, ऐसे ही भाषा में क्वेश्चन देखो, भाषा में ही ना मुश्किल कर देते हैं क्वेश्चन, कौन, एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करते हैं। तो भाषा आपको समझनी जरूरी है। भाषा जब समझ जाओगे कि लैंग्वेज किस तरह से यूज किया, पूछना क्या चाह रहा है, मेन होता है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आसानी से आंसर कर सकते हो। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए, 1, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे, बताइए। अब n=1 से किस पे गया है, 4 पे गया है, डायरेक्ट आ गया तो ये तो एक लाइन हो ही गई, नहीं तो ऑप्शन ये है 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए और फिर 1 पे आए, तो कितने हो जाएंगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए टोटल 3 हो जाएंगे। मैक्सिमम लाइन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो ऐसे भी सॉल्व हम लोग करना जानते हैं, हमारे पास फार्मूला भी है। चेंज इन n कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन 6 किस में होगा, जब सिंगल आइसोलेटेड एटम्स नहीं होंगे तब 6 पॉसिबल है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम 3। आप देख भी सकते हैं, एक बार गया है तो इसको छोड़ दो, डायरेक्ट आ गया, 1 हो गया, 1 2 3, डिफरेंट मतलब ऐसे ही हो सकता है मैक्सिमम लाइन, ठीक है। ये वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सीधा आ गया है ना, ये तो पहले हम लोग ले ही लिए हैं, यहाँ तक आ गया है तो इसीलिए इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको और इसको, 3 को मैक्सिमम लाइन आ सकता है, ठीक। तो ये जो है हम लोगों का टॉपिक अभी जो है बोहर मॉडल का खत्म हो गया है। अब सिर्फ बचा है लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल समझ लेते हैं। बोहर मॉडल मैक्सिमम आपका कवर अप हो गया है और इस चैप्टर का 80% जो है वेटेज क्वेश्चन का इसी टॉपिक से आता है, बोहर मॉडल से ही, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर चांस से मान लो 8 क्वेश्चन आने, 10 क्वेश्चन आने का, तो 8 क्वेश्चन बोहर मॉडल से ही देगा। बाकी जो बचे हैं 2 टॉपिक डी ब्रोगली, ठीक है, और उसके बाद वो सब भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्लियर। तो अभी चलिए हम लोग समझते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो अभी मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो और एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आसानी से डिस्कशन हो जाएगा, आप लोगों का भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। लिखने में समय ऐसे बंद करके लिखेंगे तो मेरा तो समय लगेगा ही, लेकिन आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझने वाले हैं अभी लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये बोहर मॉडल का लास्ट टॉपिक है। देखते हैं लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स बोहर मॉडल का क्या है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स है जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। मैं क्वेश्चन वगैरह बना रहा था तो आप देखे होंगे, ध्यान दिए भी होंगे, वैसे पहले मैं बताया भी हूँ कि जो बोहर मॉडल है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 2+, ठीक है, बेरिलियम 3+। तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इसका ड्रॉबैक्स माना जाता है। और एटम्स के लिए भी तो एप्लीकेबल होने चाहिए, तो एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक, नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा जब मैं स्टार्ट किया था बोहर मॉडल तो डायरेक्ट में लिख दिया था mvr=nh/2π, ठीक है। तो डायरेक्ट किसने बताया था, बोहर मॉडल ने इसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, तो मैं कहाँ से दूं बताइए। तो ये दूसरा जो है क्या है, ड्रॉबैक्स है किसका, बोहर मॉडल का, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तीसरा देखिए, बोहर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। क्या कर रहा है, बोहर जो है इंटर रिलेट कर दिए हैं क्वांटम थ्योरी, रेडिएशन और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या कर दिए हैं, इंटर रिलेट कर दिए हैं, एक दूसरे से क्या कर दिए हैं, इंटर रिलेट कर नहीं दिए हैं, कर नहीं पाए एक्चुअली में, ठीक है। कर देते तो बेहतर रहता लेकिन नहीं कर पाए, क्लियर।
क्वांटम रेडिएशन और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स दोनों को इंटर रिलेट नहीं करना चाहिए था इनको, मेरा ये कहने का मतलब है, लेकिन इन्होंने कर दिया है, ठीक है, इसलिए मैं ये मिस्टेक हो गया। दोनों को अलग अलग करते हैं। आजकल का लॉ जो है लॉज ऑफ फिजिक्स, जो आजकल हम लोग क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स तो पढ़ते हैं, ठीक है, उसको अलग करना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स को अलग करना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स तो खुद में एक बवाल चीज़ है। मॉडर्न फिजिक्स क्या है भाई, बहुत बवाल चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, ठीक है, उसको एक साथ रिलेट कर देना थोड़ा सा सही चीज़ नहीं माना गया, तो ये इनका तीसरा ड्रॉबैक्स है। चौथा देखिए, हाँ, और मतलब कर दिया गया विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, किए तो ठीक है, अरे अच्छा किए थे, फिर से सुन लो एक बार और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोर इंटररिलेट क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अरे कोई चीज इंटर रिलेट किया जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना, बिना एक्सप्लेनेशन के कोई मानेगा भाई? ऐसे ही आप मुंह से कुछ भी बोल दोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका लॉजिक दीजिए, उसका तथ्य दीजिए, तब तो जाके माना जाएगा। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, या दोनों को क्या कर दिया गया, इंटर रिलेट कर दिया गया, तो ये भी ड्रॉबैक्स माना गया। किसका? बोहर मॉडल का तीसरा ड्रॉबैक हो गया। चौथा क्या है? बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं छोटे छोटे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको बता ही नहीं पाए कि उसको जब देखा गया माइक्रोस्कोप से तो और भी फाइन दिख रहे थे जितना ये एक्सप्लेन किए थे, जितना बताए थे, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। किसको? स्पेक्ट्रल लाइंस को। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उसको अच्छे से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? बोहर साहब। तो ये चार तो अभी हम लोग देख लिए ड्रॉबैक्स, और दो इनके ड्रॉबैक्स हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। अभी ये चार जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से लिख लो, ठीक है। मैं पॉज करके वीडियो दो और जो ड्रॉबैक्स है लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं रहेंगे, यहीं रखेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग डी ब्रुगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, और यही दो टॉपिक बचा है, डी ब्रुगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। यही दो टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ। थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। बोहर मॉडल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। और रही बात फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स की लगभग चीज़ें जो है मैं कवर किया हूँ। 80 to 90% में हमारे मतलब आपके इस चैनल पे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं फिजिक्स का भी आपको टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और 80 to 90% जान लो, फिर से बता देना चाहता हूँ। 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स, लेकिन आपको यहाँ मैं कवर कर लूँगा 11th क्लास में ही और केमिस्ट्री में, ताकि आपको आसान हो जाए, फिजिक्स की भी चीज़ें क्लियर हो जाए हमारे ही थ्रू, ठीक है। तो चलिए दो और टॉपिक दो और जो पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, दो और जो ड्रॉबैक्स है किसका? बोहर मॉडल का, वो देखते हैं, ठीक है। पांचवा जो है ड्रॉबैक्स, बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में जब रख दिया जाता है स्प्लिट हो जाता है। किसने बताया? जी मैन ने बताया। किसने बताया? जी मैन इफेक्ट, जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है। वैसे तो नीट वगैरह के जो स्टूडेंट हैं उनको तो इसके बारे में सिर्फ यही नाम सुन लोगे वही बहुत है, ठीक है। इसके बारे में आपको नहीं जानकारी लेना है, ठीक है। मैं लेकिन बता दे रहा हूँ कि स्प्लिटिंग लाइन स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड्स उसके पास पास रख दिया जाता है, तो मतलब पास में रख दिया जाता है। तो किसने बताया? जी मैन ने बताया। और साइंटिस्ट को तो पता ही है तुम लोगों को, जिसके बारे में वो बताते हैं तो अपना ही नाम रख देते हैं ताकि उनका नाम मशहूर हो जाए। तो जी मैन ये साइंटिस्ट थे, इनका इफेक्ट था, ये कोई लाइन है जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। किसने बताया था? स्टार्क ने। किसने बताया था? स्टार्क। ये भी एक साइंटिस्ट थे, अपने ही नाम पे इफेक्ट रख दिए, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? बोहर साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा जो पॉइंट है, दिस मॉडल इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है उससे ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, कोई चीज जो है मैच नहीं हो पाया डी ब्रोगली साहब के हाइपोथेसिस से, ठीक है। एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी ये कंसिस्टेंट नहीं हो पाए
इनका जो थ्योरी है, मॉडल है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाया इन दोनों हाइपोथेसिसों से, ठीक है। जिसके वजह से इनका ड्रॉबैक्स ये भी रहा। ये 6 मेन ड्रॉबैक्स हैं। और जो टॉपिक बचा है इस चैप्टर में वो मैं बता देना चाहता हूँ कौन कौन सा बचा है। देखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 2 चीज़ें जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखो, ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स वगैरह हैं या टॉपिक्स है वो इस चैप्टर के हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन अब मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि मैं अनटच कोई चीज़ें नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें हैं सिखा दी जाती है ताकि आपको कम से कम टच रहे एटलीस्ट, ठीक है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। 80% जो क्वेश्चंस वगैरह आने का चांसेस रहते हैं, यहीं तक आने का चांसेस है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो है, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको आने वाला है। वैसे तो हैं सारे, लेकिन ये भी जो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जैसे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी मिलेगा, ठीक है। क्लास 12th में है। तो आप लोग इसके लिए भी रेडी रहिए कि आप हमसे पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही सिर्फ नहीं, आप ये भी पढ़ रहे हो फिजिक्स का भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो। ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें आपको मैं कवर कर लूँगा फिजिक्स की भी। जो बचेगी आप लोग फिजिक्स के टीचर से पढ़ ही लोगे या बाद में मैं भी पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और टॉपिक जो बचा है डी ब्रोगली वो बाद में मैं पढ़ाऊँगा। और रही बात रेडॉक्स रिएक्शन की, तो कल इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आज भी एक और वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन पर बन जाए अगर हमारे पास टाइम रहेगी तो। वैसे तो आज छठ पूजा है यहाँ बिहार में, तो छठ पूजा के शुभ अवसर पे लोग इधर आसपास में थोड़ा सा ज़्यादा शोरगुल करेंगे, क्योंकि पास में ही छठ जो है मनाने वाले हैं लोग। तो इसलिए अभी हो सकता है कि आज वीडियो एक और नहीं बना पाऊँ, लेकिन मेरा मूड है बनाने का, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। लेकिन कभी कभी लगता है चलो एक वीडियो ही इनफ है, क्योंकि जानते हो ना व्यूज वगैरह आते हैं तभी मज़ा आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इंसान को। नहीं तो ऐसा लगता है कि खामा का टाइम वेस्ट हो रहा है। और लोग क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं कि इसके पास बहुत टाइम है, बेरोजगार बैठा है, और लोगों को सिखा रहा है, खुद ही कुछ नहीं किया है। समझ सकते हो आप हमारी दुख। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, दुनिया में कुछ अच्छा ही होगा यहाँ। तो फिर आप देख ही सकते हो मैं फिर भी खुश रहता हूँ। और जानते हो हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनी, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई घटना आपके साथ होगा, अच्छा घटना होगा तब आप खुश होइएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं या कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। तो अब मुँह बना के बैठे रहने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। खुश रहिए हमेशा, यही मेरा मानना है। दुनिया में और पढ़ाई इसी को ही कहते हैं, दुख सब लोगों के पास दुख है, कोई नहीं है दुनिया में जो दुख से परे है, ठीक है। तो यही मेरा अपना आज का क्लास में है। आप लोग जो भी सीखे हैं और हमसे बातें भी आप लोग सीखते ही रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर एक आपको किताबी ही नॉलेज देता है, टीचर के पास ओवरऑल बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ये आप एक्सेप्ट करके चलिए, ठीक है। तो आप टीचर से और भी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ किताबी पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा एक्सटर्नल चीज़ें भी इंसान को आनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें भी। उसके लिए आप डिफरेंट बुक पढ़िए, ठीक है। बुक भी पढ़नी ज़रूरी है, अलग अलग नॉवेल्स वगैरह पढ़िए अच्छे अच्छे राइटर्स का, ठीक है। बुक पढ़िए जैसे कि सोशल लाइफ के बारे में पढ़िए, इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में पढ़िए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक है दुनिया में, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़िए, ठीक है, अगर आपके पास टाइम मिले तो। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।